नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धैर्य 777 पर। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का मॉक क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए, यूपी पीसीएस दीजिए, कोई भी स्टेट पीसीएस दीजिए या वनडे एग्जाम दीजिए, वहां पर आपको हिस्ट्री के 10 से 20 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हैं, वहां पर हिस्ट्री के आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको हिस्ट्री नहीं आती है तो आपका एग्ज़ाम प्रीलिम्स भी होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं बीपीएससी में प्रीवियस में पूछे गए हैं। अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। ए बलिदान द्वीप, बी नवोदय द्वीप, सी स्वराज द्वीप, डी शहीद द्वीप, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप लोग बताइए। सबसे पहले हम जानते हैं बलिदान द्वीप है कहाँ। बलिदान द्वीप देखिए ये अंडमान निकोबार में है। ये जो है अंडमान निकोबार में है। नवोदय द्वीप ये कहाँ है, ये भी अंडमान और निकोबार में है। स्वराज द्वीप ये भी अंडमान और निकोबार में है। शहीद द्वीप जिसे नील द्वीप भी कहा जाता है, इसे शहीद द्वीप को नील द्वीप भी कहा जाता है। ये भी अंडमान में है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा जो होगा स्वराज द्वीप। इन्होंने जो नाम दिया था उसको दिया था स्वराज द्वीप। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है। चलिए आप लोग बताइए चौरी चौरा किस राज्य में यहाँ पर पूछ रहा है। बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चौरी चौरा में जो घटना हुई थी वो है गोरखपुर में। चौरी चौरा जो है गोरखपुर में है। गोरखपुर, गोरखपुर कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो विकल्प बी उत्तर प्रदेश। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। ए मुजफ्फरपुर, बी गया, सी पटना, डी दरभंगा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप लोग बताइए खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। उन्होंने जो किया था हत्या का प्रयास वो मुजफ्फरपुर में किया था। विकल्प ए सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी चंपारण सत्याग्रह, डी असहयोग आंदोलन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो आज़ाद दस्ता था बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय रहा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है श्रम विभाग लेबर मिनिस्टर किसे सौंप बनाया गया था। ए डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, बी सैयद अली जहीर, सी जगजीवन राम, डी राजेंद्र प्रसाद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल में जो बनाया गया था श्रम मंत्री वो जगजीवन राम को बनाया गया था, बाबू जगजीवन राम। विकल्प सी सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण किस त्योहार के अवसर पर हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। जी हाँ दोस्तों, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण थे किस त्योहार के अवसर पर हजारीबाग जेल से निकल भागे। ए दशहरा, बी दीपावली, सी बैसाखी, डी होली, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। दीपावली का अवसर था जब जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भाग लिए थे।
विकल्प बी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। ए नवंबर 1946 ईस्वी में, बी दिसंबर 1946 ईस्वी में, सी सितंबर 1946 ईस्वी में, डी अक्टूबर 1946 ईस्वी में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था दिसंबर 1946 ईस्वी में, दिसंबर 1946 ईस्वी में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ए अब्दुल गफ्फार खान, बी अब्दुल गफ्फार खान, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी शौकत अली, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, सीमांत गांधी के नाम से वो अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर विकल्प बी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ए ग्वालियर, बी झांसी, सी लखनऊ, डी कानपुर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ए बिपिन चंद्र पाल, बी चित्तरंजन दास, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी गोपाल कृष्ण गोखले, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरदार उधम सिंह ने कैसे मारा था? यहां पर देखिए टाइपिंग में गलती हुई है। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? यहां पर है किसे मारा था, ना ही कैसे मारा था। इसका आंसर क्या होगा बताइए। ए माइकल ओ डायर, बी सांड्स, सी जनरल डायर, डी कर्जन वायली, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, यहाँ पर आयोग ने दो नाम मिलते जुलते दे दिए हैं, जिससे कंपटीटर को बड़ा कन्फ्यूजन हुआ इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पूछा कि माइकल ओ डायर कि जनरल डायर, तो सरदार उधम सिंह ने मारा था माइकल ओ डायर को लंदन में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? ए मुर्शीद कुली खान, बी शहादत खान, सी अलीवर्दी खान, डी सरफराज खान। निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? वो थे शहादत खान। विकल्प बी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अशिक्षित था, वह एक कुशल प्रशासक था, उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसे अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और दो, बी केवल एक, दो और तीन, सी एक, दो और चार, डी दो, तीन और चार। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, हैदर अली के संदर्भ में पूछा है कौन सा कथन सही है। देखिए, वह एक अशिक्षित था, बिल्कुल सही है। वह एक कुशल प्रशासक था, बिल्कुल सही है। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, बिल्कुल सही है। हैदर अली ने दोस्तों दक्षिण भारत में शासन किया था, और ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। नहीं दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, उसके जगह पर उसका बेटा टीपू सुल्तान बनता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ इसका आंसर होगा एक, दो, तीन। एक, दो, तीन किसमें है? एक, दो, तीन, विकल्प बी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? ए साधारण जमींदार, बी महाजन, सी क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, डी नौधनाढ़ व्यापारी। चलिए आप लोग बताइए दक्षिण भारत के जो पोलीगार थे कौन थे? ये थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। विकल्प सी सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ए
विजयनगरम का राजा, बी हैदराबाद का राजा, सी तमिलनाडु के पोलीगार, डी त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें से किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? हैदराबाद की निज़ाम। जी हाँ दोस्तों, ये हैदराबाद के जो निज़ाम थे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं की थी, बाकी सभी रजवाड़ों ने कंपनी के खिलाफ बगावत की थी। हैदराबाद का राजा या हैदराबाद का निज़ाम। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशी में आधुनिक रीत पर दूतावासों की स्थापना की थी? ए हैदर अली ने, बी मीर कासिम ने, सी शाह आलम द्वितीय ने, डी टीपू सुल्तान ने। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीत पर दूतावासों की स्थापना की थी? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो होगा टीपू सुल्तान। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? ये क्वेश्चन अक्सर सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस आप कोई भी देने जा रहे हैं, घूम फिर कर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट बहुत होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा आप लोग। ए कालीकट, बी सूरत, सी पांडिचेरी, डी मछलीपट्टनम। देखिए यहाँ पर जो कारखाना स्थापित किया था वो सूरत में स्थापित किया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? ए अफीम, बी काफी, सी पान, डी मिर्च। चलिए आप लोग बताइए। देखिए बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम तंबाकू लाया गया था, उसके बाद मिर्च लाई गई थी। तंबाकू और मिर्च की खेती जो है पुर्तगालियों के आने के उपरांत ही शुरू हुई। विकल्प डी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए गए थे? ए पुर्तगाली और अंग्रेज, बी रूसी और जर्मन, सी अंग्रेज और अरब, डी फ्रांसीसी और अरब। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए गए थे? चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो इसका आंसर होगा वो रूसी और जर्मन, बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस गुजराती चालक ने वास्को डी गामा का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? जी हाँ दोस्तों, किस पायलट जो कौन सा ऐसा पायलट था जिन्होंने वास्को डी गामा को कालीकट तक मार्गदर्शन प्रदान किया था? वो थे अब्दुल मजीद। विकल्प ए सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस शहर में अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? ए सूरत, बी मुंबई, सी मद्रास, डी बंगाल। मुंबई को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था क्योंकि यह आर्थिक राजधानी थी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में ब्रिटिश राजनीति सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? ए बक्सर के युद्ध से, बी पानीपत की तीसरी लड़ाई से, सी प्लासी के युद्ध से, डी अंबुर के युद्ध से। राजनीतिक सत्ता का आरंभ देखिए 1757 में जो प्लासी की लड़ाई होती उसी समय से ब्रिटिश राजनीति का सत्ता का जो है द्वार खुल गया था प्लासी के युद्ध से। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण क्या था? ए ब्राजील की खोज के बाद उसके प्रति अभिरुचि उत्पन्न होना, व्यापार में भारी घाटा, वाड़ीवास की युद्ध में निर्णायक पराजय, डुप्ले की विस्तारवादी नीतियों द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप। देखिए फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाओं का जो अंत था वो वाड़ीवास के युद्ध में ब्रिटिश द्वारा मिली करारी हार के बाद समाप्त हो गई थी। विकल्प सी वाड़ीवास के युद्ध में निर्णायक पराजय। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण थे? ए कंपनी के द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना, बी कोलकाता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी कर लगाना, तीन सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना, ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, केवल 3, डी 1, 2 और 3।
देखिए जो प्लासी युद्ध के जो कारण थे वो तीनों थे। कंपनी के द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना एकदम सही है। कोलकाता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी कर लगाना ये भी सही है। सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना ये भी सही है। जो इसका आंसर होगा वो 1, 2 और 3 विकल्प डी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सी आंग्ल नेपाल युद्ध, डी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो सालबाई की संधि थी इसका संबंध किस युद्ध से था? इसका जो संबंध था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यांडबू की संधि किसके बीच हुई थी? जी हाँ दोस्तों, संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टेट पीसीएस में इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस देने जा रहे हैं वहाँ पर इस तरह की संधियाँ मिलान करने के लिए दे देगा किसके किसके बीच हुई थी। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ए ब्रिटिश तथा नेपाल, बी ब्रिटिश तथा अफगानिस्तान, सी ब्रिटिश तथा भूटान, डी ब्रिटिश तथा बर्मा। देखो यान्डबू की जो संधि थी किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश तथा बर्मा। विकल्प डी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था ए भारतीय रियासतों में विद्रोह को नियंत्रित करना, बी ब्रिटिश सैन्य शक्ति को बढ़ाना, सी जमींदारों को नियंत्रित करना, डी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो राज्य अपहरण नीति थी एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था, देखिए इसका जो उद्देश्य था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। विकल्प डी इसका आंसर सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लॉर्ड वेलिज़ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया? ए हैदराबाद के निजाम, बी अवध के नवाब, सी कर्नाटक के नवाब, डी मराठा पेशवा। लॉर्ड वेलिज़ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया? उसको स्वीकार किया था हैदराबाद के निजाम ने। विकल्प ए सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया? जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों ने जब भारत पर रूसियों को जो आक्रमण की शंका थी उसके तहत किस राज्य का अधिग्रहण किया था? ए पंजाब, बी सिंध, सी कश्मीर, डी असम। अंग्रेजों को जो ब्रिटिश कंपनियां थी अंग्रेजों को जो रूसियों के आक्रमण का भय सता रहा था इसलिए उन्होंने सिंध पर जो है सिंध राज्य का अधिग्रहण किया था। विकल्प बी सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? ए झांसी, बी संबलपुर, सी सतारा, डी नागपुर। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सतारा। विकल्प सी सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया? ए झांसी, बी अवध, सी मैसूर, डी सतारा। चलिए आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया? वो किया गया था दोस्तों अवध का। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ये आसानी से वीडियो अवेलेबल हो सके, जिससे वो फ्री में मॉक टेस्ट हिस्ट्री के सॉल्व कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।